कल हम कूलम्स लॉ और उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं कूलम्स लॉ का। 3 चार्जेस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। सब के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। Q1 इक्वल्स 1 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल्स -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 इक्वल्स 3 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 1 मीटर है उस पे रखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितने लगेंगे दैट वी हैव टू फाइंड। तो मान लो Q1 ये थे, तो Q1 पे Q3 के कारण भी लगेगा फोर्स एंड Q2 के कारण भी लगेगा फोर्स। Q1 पे दोनों के कारण फोर्स लगेगा। अब दोनों के कारण फोर्स निकाल लेते हैं। एक है निगेटिव, कौन? तो Q2 यानी कि दिस इज नेगेटिव -2 माइक्रोकूलम। तो देखा जाए Q1 और Q3 के बीच दोनों तो पॉजिटिव है। Q1 Q3 दोनों तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले में तो रिपल्सन होगा, यानी इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स बिटवीन 1 3, दिस इज फोर्स बिटवीन 1 3। वेक्टर है तो वेक्टर का सिंबल लगा दिए, फोर्स बिटवीन 1 3। अब फोर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो ये प्लस ये माइनस, क्योंकि Q1 प्लस में है और Q2 माइनस में है, तो इसमें अट्रैक्शन होगी तो फोर्स इधर की तरफ लगेगी। फोर्स बिटवीन 1 2, ये दोनों ही फोर्स आ गए। इस दोनों फोर्स को फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि Q1 Q2/r², दोनों ही आसानी से निकल जाएगा। अब बात ये रहा कि ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल थे, तो ये तो 60 डिग्री होंगे और ये 120 डिग्री होंगे। ये 120 होगा। दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे, दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड आउट F12 एंड F13। F12 तो 1 2 के बीच के Q1 Q2/r²। r कितने हैं? जो कुछ भी r तो 1 है, r कितने? 1। ये सब 1 मीटर है, सब 1 मीटर है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो k के वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 is given 1 × 10⁻⁶ micromins 1 micromins 10⁻⁶। तो k Q1 Q2, तो Q2 -2 है, तो माइनस तो चले गए डायरेक्शन में कि वो डायरेक्शन है, तो हमें तो अब मैग्नीट्यूड लेने बाकी है। तो 2 × 10⁻⁶, क्योंकि वो भी माइक्रो में है। k Q1 Q2/r², r is 1, तो इसकी जो कुछ भी वैल्यू हो, तो ये हो गए 1.8 10⁻⁻², 1.8 10⁻⁻² न्यूटन। ठीक है, तो ये तो आ गए। अब बात रहे F13 के। F13 इतने न्यूटन, F12 ये वाला। अब F13 निकालना है, तो F13 वही K Q1 is given 1 × 10⁻⁶, Q3 is given 3 × 10⁻⁶। ये 10⁻⁶ is used for माइक्रो के लिए यूज होता है। देखिए r तो वही है 1 दोनों चार्ज के बीच, तो वही 1²। इसके वैल्यू हो गए, कैलकुलेट कर लो, 2.7 10⁻⁻², 2.7 10⁻⁻² न्यूटन। अब ये दोनों फोर्स है, एक इधर और एक इधर। नेट फोर्स किधर होगा? एक फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स इधर है। F12 दिस, F13 दिस। नेट फोर्स इस बीच में कहीं होगा। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन जो वेक्टर में है, और
एंगल 120 डिग्री। अब वेक्टर एडिशन लगा लो, सो एफ नेट हो गई रूट एंगल फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, कोई भी मान लो F12 मान लो, दिस स्क्वायर यानी कि सीधा मैं लिखता हूँ F12 का स्क्वायर उसकी मैग्नीट्यूड का, F12 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F13 इंटू कॉस 120 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होते थे, वो फॉर्मूले लगा दिए। तो ये आ गए। F12 का वैल्यू यहाँ से देना है, F13 का वैल्यू यहाँ से देना है, और cos 120 का वैल्यू माइनस 1/2, cos 120 का वैल्यू माइनस 1/2 डालना है और पूरे कैलकुलेशन करके आंसर को निकाल लेना है। तो वो आ जाएगा 2.38 10 टू द पावर माइनस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2.38 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। तो ये दोनों आ गए, ये F12 के मैग्नीट्यूड है, ये F13 के मैग्नीट्यूड है। वेक्टर में जब मॉडुलस लगाते हैं देन दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, तो लगा दिया। इसको ऐसे भी लिखते हैं सिंपली F12 और इसको ऐसे भी लिखते हैं F13, जैसे मान लो मॉडुलस लगाओ यानी तो सीधा सीधा लिख लेते हैं, बात सेम होते हैं। तो ये आ गया हमारे मैग्नीट्यूड। अब इस नेट फोर्स किधर है, ये हो गए नेट फोर्स, हमारे नेट फोर्स ये है। अब इस नेट फोर्स की अगर डायरेक्शन पूछा जाए, यानी कि ये डायरेक्शन ये अल्फा मान लिया जाए, तो वो अल्फा कैसे निकलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। तो अब इस रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी? तो वो डायरेक्शन जब भी हम निकालते हैं तो फर्स्ट वेक्टर से निकालते हैं, इट मींस दिस वेक्टर से, यानी इस वेक्टर से जो कुछ भी एंगल बनेगा वो निकालें। तो tan अल्फा ये रिजल्टेंट के डायरेक्शन होते हैं b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। तो b sin थीटा, b इट मींस सेकेंड वेक्टर, here second vector is this f13, F13 sin theta, theta is given here 120, तो b sin theta by a is first vector, तो first vector की मैग्नीट्यूड प्लस b cos theta। तो इस तरीके से यहाँ से हम अल्फा निकाल लिए, ठीक। मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज को अगर कहीं रख दूं तो वो अपने चारों तरफ एक रीजन बनाता है, जिस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस दूसरे चार्ज पे भी फोर्स लग जाता है। तो ये रीजन ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल के अराउंड में इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसी के कारण अट्रैक्शन रिपल्सन होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होते हैं? तो वो जो फोर्स लगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज पार्टिकल पे, तो फोर्स बाय वो चार्ज पार्टिकल वही होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो गया फोर्स बाय चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, ओके। अब हमें पढ़ना है किसी पॉइंट चार्ज। मैंने अभी कहा था कि कोई चार्ज अगर रख दूं तो अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बनते हैं ये देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये हमें देखना है। तो ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखते हैं। मान लेता हूं कि कोई चार्ज यहाँ पे Q है, पॉइंट चार्ज Q है, तो किसी डिस्टेंस पे कितना चार्ज होगा ये फाइंड करना है। तो किसी डिस्टेंस P पॉइंट पे चार्ज है Q, P पॉइंट पे चार्ज है Q, तो यहाँ पे कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी ये बताना है।
बात ये है कि इस दोनों के बीच फोर्स लगेगी पहले, क्योंकि दो चार्जेस हैं तो फोर्स तो लगेगी, और वो फोर्स लगेगी इधर क्योंकि दोनों पॉजिटिव माना है तो रिपल्सन होगी। तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस वो कितना होगा, तो के क्यू क्यू बाई दिस डिस्टेंस को मैं आर मान लूँ तो वो डिस्टेंस है आर, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। फोर्स तो आ गई। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जाने हैं। तो वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं कि कोई चार्ज पे फोर्स जो लगता है, यानी इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालने हैं तो वो क्या होता है, इस पे फोर्स कितना है, तो इस पे ये लगा रहा है फोर्स बाय दिस चार्ज। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे फोर्स बाय वहां पे जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे कहते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर मैं मॉडुलस लगा दूं तो ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड यानी कि दिस भी कह सकते हैं। तो वो हो जाएगा फोर्स, फोर्स जो लग रहा है, तो फोर्स बाई किस चार्ज पे, तो क्यू। हमें तो उस पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे फोर्स और उसकी क्यू, तो डिवाइड कर दूं तो के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, और क्यू नीचे वाला क्यू क्यू कैंसिल आउट, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ये मुझे पता चल गए। अब बात ये रहा कि ये तो हमें अभी कहीं डायरेक्शन नहीं दिख रहे हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में कहें, वेक्टर फॉर्म में अगर इसी को लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो एरो है वो रहना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन होगी किधर, तो इसकी डायरेक्शन तो इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, तो उधर होगी। तो ठीक है, जिधर डायरेक्शन होते हैं उस डायरेक्शन में मान लो ये है आर वेक्टर। अब तो हमें वेक्टर फॉर्म में पता करना है, तो अब इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात होगी तो आर यूज कर लेंगे, यानी स्केलर की बात होगी तो आर यूज कर लेंगे, वेक्टर की बात होगी तो आर वेक्टर यूज कर लेंगे। तो अभी हमें आर वेक्टर की यूज होगी। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही फॉर्मूले में यूज करूंगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन अब बात यह है कि इसकी डायरेक्शन भी मुझे चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं आर यूनिट वेक्टर से, आर यूनिट वेक्टर से। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, और 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो नथिंग चेंज होते हैं, कुछ चेंज नहीं होगा। तो आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन यूनिट वेक्टर किसी भी चीज़ का निकालने का होता है कि उस वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो वो हो जाते हैं यूनिट वेक्टर। सबसे पहले मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन आर वेक्टर की तरफ है। तो जिस वेक्टर की तरफ होते हैं उसी वेक्टर की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर कहिए दोनों चीजें सेम है, तो ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई है, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। यूनिट वेक्टर आर मतलब आर वेक्टर में आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर क्यूब, और डायरेक्शन इस, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गए नॉट। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण हम वेक्टर फॉर्म में भी सीख लिए और स्केलर फॉर्म में भी सीख लिए। अब दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। इसका मतलब है कि अब एक्सिस का यूज होगा और उसमें भी
ओरिजिन से 2 पॉइंट दिए रहेंगे, यानी कि अभी अभी जो 2 चार्जेस दिए रहते थे वो दोनों ही चार्जेस ओरिजिन से कहीं हट के एक्सिस के बीच में होगा। तो मान लो ओरिजिन ये एक्स वाई जेड एक्सिस लिया, ओरिजिन से कोई एक चार्ज ओरिजिन से आर पी पोजिशन वेक्टर बना के पी पे है कोई चार्ज, और दूसरा चार्ज क्यू पे है ओरिजिन से ही। तो ओरिजिन से जो किसी पॉइंट की को मिलाते हैं तब जो वेक्टर हमें मिलता है वही होता है पोजीशन वेक्टर। तो ये दोनों ही पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिया, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख रखा है पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में। अब देखना ये कि दोनों के बीच यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, P पे एक चार्ज है और Q पे एक चार्ज है, दोनों पे चार्ज है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस तो चाहिए ही, यानी वो वेक्टर तो हमें चाहिए ही। तो मान लेता हूँ ये वेक्टर इधर R वेक्टर है। अब वही बातें जो हम कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे सेम आगे ट्रायंगल लॉ यूज करो, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ अगर यूज करें तो वो क्या होगी, आर क्यू प्लस आर, दिस प्लस दिस, इसका हेड और इसका टेल एक जगह है, तो आर क्यू प्लस आर इक्वल्स आर पी। हमें तो आर वेक्टर निकालना है, तो आर वेक्टर आर पी माइनस आर क्यू। क्या आगे मैग्नीट्यूड की बात होगी तो मॉडुलस ले लूंगा। अब इस दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले यूज कर लेता हूँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले क्या होते हैं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बात ये है कि आर पी का कुछ तो वेक्टर होगा ना आई जे के फॉर्म में, तो आर पी क्या एक्स की तरफ कुछ होगा, x1 i, y1 j और z1 k। x की तरफ भी कुछ होगा, y की तरफ भी कुछ, z की तरफ भी कुछ, और आर क्यू वेक्टर भी कुछ होगा। तो x2 i, y2 j और z2 k। इसको भी मैंने 1 2 करके लिख रखा, p भी लिख सकते थे, q भी लिख सकते थे, xp yp zp, xq yq zq भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिखा हूं। तो अब rp माइनस rq ये दोनों जो हो जाएगा r हो जाएगा, rp माइनस rq, तो माइनस कर लो। जब दो वेक्टर को माइनस करते हैं तो x वाले में से यानी i वाले में से i वाले माइनस होते हैं, j वाले में से j वाले और k वाले में से k वाले माइनस होते हैं। x1 माइनस x2, i वाले में से i वाले माइनस ये i हो गए, y1 माइनस ये r वेक्टर आ गए, क्योंकि r वेक्टर थे rp माइनस rq, तो ये हमने निकाल लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होते k q। हमें r वेक्टर की भी जरूरत पड़ी थी वेक्टर फॉर्म में, और हमें r वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसकी भी जरूरत पड़ी थी। तो r वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी यहीं पे निकाल लेते हैं, इसको ऐसे कहें या ऐसे कहें, ये मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i के कोफिशिएंट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, फिर j का कोफिशिएंट यानी कि j को जिस चीज से मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर प्लस k को जिस चीज से मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर, तीनों चीज का स्क्वायर कर देंगे। जो कुछ भी ये वैल्यू होगा छोटा सा आएगा, जब हमें ये x1 x2 ये सब पता होगा तो ये छोटे वैल्यू होंगे तो ये आ गए। अब हमें कुछ नहीं, अब हमें फॉर्मूले जो पहले से पता था इलेक्ट्रिक फील्ड के वो डाल देना है, k q r बाय r क्यूब। तो r वेक्टर भी पता ही है कि आ जाएगी, दिस शोज द डायरेक्शन, दिस शोज द डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 1/4 पाई ई नोट जो पढ़े थे वही वाला k है, 9 × 10⁹ तो k। अब q कौन सा होगा, अब जो कोई भी चार्ज होगा
वो क्यू यूज कर लेंगे, तो जो कोई भी चार्ज होगा वो यूज कर लेंगे। के क्यू आर वेक्टर, मैं यहाँ पे सिंपली आर वेक्टर ही लिखता हूँ, यहाँ से ये पूरा आर वेक्टर वहाँ पे चला जाएगा और आर क्यूब यानी ये वाला जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से सारी चीजें पुट करना होगा, आर वेक्टर भी आर क्यूब भी सारी चीजें बारी बारी से वहाँ पे डालना पड़ेगा, तो वो आ जाएंगे। अब बात ये रहा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गए। अब अगर कहेगा कि x की तरफ कितना या y की तरफ कितना या z की तरफ कितना, किस की तरफ कितना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तीनों ही एक्सिस के अलोंग सेपरेटली भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ये तो टोटल हो गए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन x की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो वो कितने होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x की तरफ हो जाएगा, सिर्फ x वाला लेना है बाकी छोड़ देंगे, सिर्फ x वाले लेना है बाकी छोड़ देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ये सिर्फ x वाले आएंगे, आर वेक्टर में सिर्फ ये आएगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, जिस डायरेक्शन की बात करेगा सिर्फ वो वाले वैल्यू लेना है। और बाकी नीचे क्या है, तो नीचे तो वो डिस्टेंस यानी ये वाला वैल्यू लेना ही पड़ेगा, तो नीचे तो आर क्यूब होगा ही, और आर कितने हैं, तो दिस। अगर ये चीजें डालें, अगर ये चीजें डालें तो इसका तो पहले से ये वैल्यू है, रूट जो घटेगी तो 1/2 यानी दिस टोटल का पावर 1/2 इंटू 3। तो ये चीजें लिखने से और ज्यादा लंबा होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलावा हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलावा बात करें के क्यू, तो y1 माइनस y2 बाय आर क्यू, ये r वही है जो इसका वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउंग z की बात करें के क्यू z1 माइनस z2 बाय आर क्यू, इस तरह से सेपरेटली भी हम निकाल सकते हैं नोट, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, यह है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द एक्सिस का एडिशन के बाद ये सेपरेटली किधर कितना है वो है, और ये यहाँ पे जो Q यूज किया हुआ ये Q है चार्ज जो किसी पॉइंट P पे निकालना है जिसका वेक्टर R है, जो हम पहले वाले फिगर से मिला लें तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई चार्ज Q रखे रहते थे और R डिस्टेंस यानी R वेक्टर के बाद के किसी पॉइंट P पे निकालना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, ठीक। तो अब है हमारे पास टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में होते हैं और वही जब हम स्केलर फॉर्म में यूज कर लेते हैं तो वो हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टीज हमें जानना है, तो ये वेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानने तो ये वेक्टर हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो वहां से ओरिजिनेट होते हैं यानी वहां से अवे होते हैं, और नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसकी तरफ होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आते हैं और पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा गया है, वेन चार्ज Q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगते हैं QE। अब ये फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करता है Q की नेचर पे। अगर ये Q पॉजिटिव है, अगर ये Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगी, और अगर ये Q नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो अपोजिट डायरेक्शन होगा उधर ये फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो वही लिखा है इलेक्ट्रिक फोर्स
on positive charge is in the direction of electric field intensity and opposite on negative charge, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट में लग जाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉलो करता है, यानी कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसके द्वारा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है, उसके द्वारा भी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ऐसे अगर n चार्जेस है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, तो उन पॉइंट पे सब चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के वेक्टर सम कर दूं, देन दैट गिव्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सब चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड कर दूं तो हो जाते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यही होती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नोट